दुनिया के रिचेस्ट बिलियनर ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट। और वो रिचेस्ट बिलियनर हैं एलोन मस्क। प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप सुन रहे हैं कि एलोन मस्क ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट। और ये बात उन्होंने लिखी है ट्विटर यानी कि एक्स के अपने अकाउंट पर। एलोन मस्क का ये कहना कितना अहम है, ये बात याद रखिए। एलोन मस्क दुनिया का एक बड़ा, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा समझा जाता है, जो सियासत पर भी बहुत बात करते हुए नजर आते हैं। और उन्होंने अब ये लिखा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ना देना एब्सर्ड है। और उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज हैं वो ये नहीं चाहते कि जो अपनी ताकत उनके पास है वो दूसरों तक उसको ट्रांसफर करें या शिफ्ट करें। उनको ये पसंद नहीं है। ये एक बड़ा अहम टॉपिक इसलिए है कि सिर्फ एलोन मस्क नहीं, बल्कि इससे पहले इसके ऊपर काफी लोग बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, एलन मस्क ने भारत को लेकर एक ऐसी बात बोल दी है जिसे लेकर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में हड़कंप मच गया है। दरअसल एलन मस्क ने भारत की यूएनसी में स्थायी सदस्यता को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य न होना बिल्कुल बकवास बात है। साथ ही उन्होंने यूएनसी में अफ्रीकी देशों की भी पैरवी की। एलन मस्क ने कहा कि अब संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाओं के पुनर्गठन की जरूरत है, यानी कि अब संयुक्त राष्ट्र के जो स्थायी मेंबर हैं उनकी संख्या बढ़ाने का वक्त आ गया है। और भारत जैसा देश, जो इस समय दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के साथ साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, भारत इस समय ग्लोबल सुपर पावर में अपना अहम रोल निभा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि संस्थाओं को आज की दुनिया के हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि 80 साल पहले बनाए गए नियमों के हिसाब से। और ना सिर्फ एलोन मस्क ने अब बात की है, इससे पहले इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कई जगहों पर इस पे खुल के उन्होंने बात की। और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है। और ये ऐसे ही है कि एक बस है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हुए और कोई नया आता है तो उसको बैठने की जगह नहीं दी जाती। इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया। पिछले 75 सालों में देख लें, पाकिस्तान में 20 सालों के अंदर कोई 3-4 तो मार्शल लॉज आपके आ गए हैं, और हर बंदे को यहाँ पे नाउजुबिल्ला खुदा बनने का शौक है ना। मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, या मैं एलएसए जाना चाहता हूँ, या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। मुझे तो वहाँ का सब कुछ और वहीं से है, तो उसमें डर क्या है। ऑन पेपर जो है हम उनसे बहुत पीछे हैं, हाँ लिटरली हम बहुत पीछे हैं। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पैट्रियट जो है, मैं इस चीज़ को वैसे एक्सेप्ट करते हुए मुझे थोड़ा सा फील होता है। लेकिन रियलिटी यही है कि हम ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में इंडिया से बहुत पीछे। क्या इंडिया चीन को पीछे छोड़कर आलमी सुपर पावर बन सकता है? इक्तिसादी, जियोपॉलिटिकल असर रसूख और फौजी ताकत के लिहाज से चीन को इंडिया पर अच्छी खासी बर्तरी हासिल है। लेकिन तज्जियाकारों का कहना है कि यह सूरत हाल तब्दील हो रही है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है और भारत के मुकाबले में तकरीबन 5 गुना बड़ी है। इंडिया में मुतवस्सित तबके की तादाद थोड़ी कम है और चीन की तरह कामयाब होने के लिए इंडिया को तालीम, मयार जिंदगी, सनफी मुसावात और इक्तिसादी इस्लाहात में भारी सरमायाकारी की जरूरत होगी। अहम नुक्ता जो जहन में रखने की जरूरत है वो ये कि आलमी सुपर पावर होने का आबादी और मईशत से कोई ताल्लुक नहीं। इसका इन्हिसार जियोपॉलिटिकल और फौजी ताकत पर है, जिसमें इंडिया बहुत पीछे है। गो के सॉफ्ट पावर भी कलीदी किरदार अदा करती है और इंडिया की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री मुल्क को बैनुल-अक़वामी सतह पर प्रोमोट करने में बहुत मौसर है। दूसरी जानिब चीन की अपनी तेजी से बढ़ती हुई पावर हाउस फिल्म इंडस्ट्री, जिसने 2020 और 2021 में हॉलीवुड को दुनिया के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस के तौर पर पीछे छोड़ दिया। आज इंडिया में रोजाना 86,000 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि चीन में ये तादाद 49,400 है। चीन में कम होती शरह तौलीद के साथ वहाँ की आबादी पहले ही सुकड़ रही है और इस सदी के आखिर तक 1 अरब से कम होने वाली है। दूसरी जानिब भारत में आबादी मुसलसल बढ़ रही है।
वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आज काम करने की उम्र के सिर्फ निस्फ भारतीय शहरी काम कर रहे हैं, जबकि बाकी नौकरियों की तलाश में हैं। दूसरी जानिब कोरोना, उम्र रसीदा आबादी और मगरिब के साथ बढ़ती हुई कशीदगी ने चीन की तरक्की को भी मुतासिर किया है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो चीन और इंडिया दोनों एटमी ताकतें हैं, लिहाजा आलमी मंजरनामे पर दोनों का इलाकाई असर व रसूख है। अमरीकी साइंसदानों की फेडरेशन का अंदाजा है कि बीजिंग के पास दस्तयाब जौहरी हथियारों की सलाहियत नई दिल्ली के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है। यही नहीं, चीन की मुसल्लह अफवाज इंडिया के मुकाबले करीब 6 लाख फौजी ज्यादा हैं और इसने संजीदगी से दिफाई सनत में सरमायाकारी की है। इंडिया में वो जो मोदी है वो मुहिब वतन है। वो बेशक वो हिंदू है, हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन वो अपने मुल्क के मुहिब वतन है। ठीक है, नंबर 1। लेकिन आप ये दुश्मन मतलब एक तरफ तारीफ भी कर रहे हैं, मुहिब वतन भी है, लेकिन दुश्मन वाला कंसेप्ट हम क्यों नहीं निकाल? अच्छा, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है? बिल्कुल, चाइना भी हमारा दोस्त हो सकता है, तो इंडिया हिंदू नहीं हो सकता? इंडिया ये शुरू से चला आ रहा है कि इंडिया कभी हमारे साथ सही नहीं बना। हम कभी सही बने उसके साथ? बिल्कुल, हम तो हमेशा हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हमने कारगिल वाला इशू पीछे कर दिया, अपनी कुर्बानियां दी, हमारे फौजियों ने कुर्बानियां दी उनकी खातिर कि हम पीछे हट गए। अगर हम वहाँ खड़े रहते तो वो जंग स्टार्ट किसने की? कारगिल की वो किसने स्टार्ट की? वो ये भी जिसने भी स्टार्ट की, लेकिन कुर्बानी तो पाकिस्तान ने दी। ठीक हो गया, लेकिन वो अब ये हमने उनका पायलट पकड़ा, जहाज गिराया, हमने उनको छोड़ दिया। लेकिन ना हम चाहते उसको फाइट कर देते, उसी टाइम मार देते। नहीं, लेकिन वो तो एक गुड गेस्चर दिया, ये अच्छी बात है जो पायलट वापस किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और ऐसा होना भी चाहिए था। लेकिन जो आपने कारगिल की बात की है उसमें तो अमेरिका का प्रेशर आया तो हमने जंग को रोका, अदरवाइज अगर इंडिया ने उसको सपोर्ट किया, हम भी लोग उसको सपोर्ट करते, नहीं भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, चाहे लड़ते ना जाके। ठीक है, हाँ, लड़ाई में नहीं वो बैठते इंडिया कौन सा लड़ा जाके? बिल्कुल लड़ते हैं ना, उसके बाद हम तुम्हारे साथ हैं यार, कोई बात है, हम आवाज उठाते हैं। अपने मुल्क को देखते, अपनी पॉपुलेशन को देखते हैं, हमारी पब्लिक किस मोड़ पे खड़ी है। हमें सूट इंडिया का सबसे पहले हमारे साथ इंडिया है। अच्छा, जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है, हमारा पहले बहुत बिजनेस था इंडिया के साथ। कभी आपने इंडिया वालों मतलब वहाँ बिजनेस किया आपने पास में? नहीं, मैंने किया नहीं, लेकिन मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ। हमारे डेलीगेशन जाते रहते हैं और बड़ी देर मेरे वाले साहब भी 4-5 दफ़ा इंडिया गए हैं और वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। हाँ, वो हमसे बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, कोई एस्टेब्लिशमेंट है, वो नहीं चाहते कि हमारे लोग अच्छे हों। हम लोग सब चाहते हैं कि हम उनसे बिजनेस करें, उनसे अच्छा रिलेशन रखें। देखिए, ये हिंदू है, मुसलमान है, यहूदी है, ये उनका अपना फिक्र है। क्या देख रहे हैं ये बच्चा? इसकी एज आपके हिसाब से कितने साल होगी? इसकी एज ऑलमोस्ट होगी 12 साल के, 14 साल के करीब। ये 2 साल हो गए मेरे पास जॉब कर रहा है। क्या इस बच्चे का दिल नहीं है कि मैं पढ़ूं? बच्चे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। स्कूल नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? नहीं, ये क्यों नहीं जाता? फाइनेंशियली प्रॉब्लम, बाप इसका डायबिटीज का मरीज है, कमाने वाला कोई नहीं है। इससे छोटा भाई मेरे दूसरे भाई की शॉप पे लगा हुआ है। इससे छोटा भाई? इससे छोटा। स्कूल जाना चाहते हो या काम कर? ईमानदारी से सच बताना, स्कूल जाना चाहते हो या काम करना चाहते हो? अगर आपको स्कूल की फीस सारा कुछ, वो आपकी टेंशन नहीं है? स्कूल जाना चाहते हो? चले, हम कोशिश करेंगे प्रॉपर, मतलब अभी इनसे हम बात करते हैं और इसके ऊपर जो भी हमसे हो सका हम जरूर करेंगे, ना सिर्फ इसके लिए, इसके भाई के लिए। हमारे पास जब आते हैं ना, यहाँ सिख बरादरी आती है हर 3-4 महीने बाद। बिल्कुल, बहुत तो हम उनको बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। उनको हम ये समझ नहीं देते कि आप पाकिस्तान में आए हैं। सेल्फीज वगैरह उनके साथ हम खींचते हैं, उनका बड़ा प्रोटोकॉल, और हम उनको चाय पिलाते हैं, उनको बैठाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि एज ए इंसानियत तो वो हमारे हैं ना।